नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। नेपाली पीएम ओली की सातिराना चाल, भारत से किनारा तो चीन को बनाया सहारा। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश फिदा हुआ पाकिस्तान पर, दे दी भारत को सबसे बड़ा धोखा। तो वहीं इस्लाम का लंबा इतिहास, फिर भी अमेरिका इजराइल ने फंसा लिया। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले और दोनों देशों के बीच गहराते तनाव के बीच एक अच्छी खबर आई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले सप्ताह ढाका जाने वाले हैं। वह ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक में भाग लेंगे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष सरकार की सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के बीच विदेश सचिव स्तर की यह पहली बैठक होगी। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच निर्धारित विदेश सचिव स्तर की विदेश कार्यकाल परामर्श 9 या 10 दिसंबर को ढाका में होगी। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने भी यह जानकारी साझा की है। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद 8 अगस्त को अंतरिम सरकार की सत्ता में आने के बाद से यह किसी वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारी की बांग्लादेश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। हुसैन ने ढाका स्थित विदेश मंत्रालय में संवाददाताओं से कहा, यह बहुत स्पष्ट है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को पारंपरिक आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को ऐसा करने की इच्छा रखनी चाहिए और इनके लिए काम करना चाहिए। हुसैन ने कहा कि FOC 10 दिसंबर को निर्धारित है, लेकिन यह एक दिन पहले यानी 9 दिसंबर को भी हो सकती है। हसीना के भारत भाग जाने के बाद 5 अगस्त से दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया है, जो पिछले सप्ताह हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गया। भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान भारतीय विदेश सचिव पड़ोसी देशों को शांति और सौहार्द का पाठ पढ़ाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रति मानवीय और संवेदनशील रवैया अपनाने की सलाह देंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सुरक्षा मंजूरी की शर्त हटा दी है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा विभाग ने 2 दिसंबर को एक आधिकारिक पत्र में इस नई नीति की घोषणा की। सुरक्षा मंजूरी की यह आवश्यकता 2019 में लागू की गई थी। इसे राजनीतिक और राजनयिक तनाव के कारण शामिल किया गया था। नई नीति के तहत अब पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा प्राप्त करने से पहले SSD ने नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा ढाका में बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने विदेश में सभी बांग्लादेशी मिशनों को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्हें पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तानी मूल के लोगों के लिए वीजा की सुविधा प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश बांग्लादेशी गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा सोमवार को भेजे गए पत्र के बाद आया है। विदेश में बांग्लादेश के मिशनों से आग्रह किया गया है कि वे निर्देशों का तुरंत पालन करें। इस नीति परिवर्तन की घोषणा पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूक और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया की मुलाकात के एक दिन पहले हुई। यह मुलाकात ढाका के गुलशन क्षेत्र में जिया के आवास पर हुई और इसे बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया पाकिस्तान के प्रति अपेक्षाकृत दोस्ताना दृष्टिकोण रखती है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार की नीति पाकिस्तान के प्रति कठोर रही है। जिया के दिवंगत पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने देश राजनीति को इस्लामी पहचान की ओर ले जाने का प्रयास किया था और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का समर्थन किया था। अब माना जा रहा है कि बांग्लादेश का ताजा कदम बदलाव नहीं बल्कि संतुलन साधने का प्रयास है। पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य कर बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि
वह दक्षिण एशियाई राजनीति को केवल भारतीय दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। इस फैसले से पहले 19 दिसंबर को एक पाकिस्तानी कार्गो जहाज पहली बार 1971 के बाद बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर पहुंचा। यह आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सितंबर में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मारूफ ने अंतरिम सरकार के सूचना और प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। इस दौरान 1971 में मुक्ति संग्राम के विवादित मुद्दों को हल करने पर चर्चा हुई। इस्लाम ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ 1971 के मुद्दों को हल करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक दक्षिण एशिया के लिए हमारे संबंध को मजबूत करना आवश्यक है। उधर एक वक्ता ने कहा, जिन्ना के बिना पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता और पाकिस्तान के बिना बांग्लादेश भी जन्म नहीं लेता। इस नीति बदलाव को दक्षिण एशिया में कूटनीतिक संतुलन साधने को बांग्लादेश के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत और पाकिस्तान इस घटनाक्रम पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रभाव से दूर जाने की कोशिश में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते गहराने की रणनीति अपनाई है। हालांकि ओली इस साल चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए चीन को चुना है। परंपरागत रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की शुरुआत में भारत की यात्रा करते रहे हैं, लेकिन ओली ने इस परंपरा को तोड़ते हुए चीन का रुख किया है। 4 दिवसीय दौरे के बाद चीन पहुंचे ओली ने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने नेपाल में बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए समर्थन देने का वादा किया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन नेपाल के आर्थिक विकास में हर संभव सहायता करेगा। नेपाल और चीन ने इस दौरे के लिए 9 पुराने समझौते को दोहराया, लेकिन कोई नया समझौता नहीं हुआ। नेपाल लंबे समय से भारत पर अपनी आर्थिक और व्यापारिक जरूरतों के लिए निर्भर रहा है। अब चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल का 2/3 व्यापार भारत के साथ होता है, जबकि चीन के साथ उसका केवल 14% व्यापार होता है। इसके बावजूद चीन नेपाल को सबसे बड़ा कर्जदाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मुस्लिम राष्ट्र सीरिया इस वक्त गृह युद्ध की चपेट में है। यहाँ की सरकार को उखाड़ने के लिए आतंकी संगठन तहरीर अल शाम ने जंग छेड़ दी है। सीरिया की मदद के लिए रूस आगे आया है, लेकिन फिर भी सीरियाई सैनिकों ने आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस बीच ईरान ने तुर्की को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार ने तुर्की के लिए कहा, इस्लाम का इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद तुर्की कैसे इजराइल को अमेरिका के जाल में फंस गया। दरअसल तुर्की सीरियाई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही तहरीर अल शाम का समर्थन करता है। दोनों सुन्नी समर्थक है। अल शाम का मकसद सीरिया में इस्लाम की हुकूमत चाहता है। सीरिया की असद सरकार अलाव समुदाय का समर्थन करती है। वहीं दूसरी ओर ईरान शिया बाहुल इलाका है। तुर्की चाहता है कि सीरिया में सुन्नी समुदाय की सरकार हो ताकि उसे भी इसका फायदा हो। ईरान ने कहा है कि वह आखिरी वक्त तक सीरिया की असद सरकार का साथ देगा। बेलायती के साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, जब भी युद्ध की आग भड़कती है तो उसे बुझाने के बजाय वे उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर ट्रंप अपने नए कार्यकाल को समझदारी से चलाना चाहते हैं तो उन्हें अपने पहले कार्यकाल के अनुभव से सीखना होगा और समझना होगा कि आज दुनिया के हालात पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और जटिल है। कोई भी स्वतंत्र देश उनकी धमकियों और डराने धमकाने के आगे नहीं झुकेगा। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।